नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। हम घंटी बजाओ की शुरुआत करें उससे पहले अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। इमरान खान की बड़ी हार हुई है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है इमरान खान को, और जो 9 तारीख को फैसला होगा, अविश्वास प्रस्ताव एक बार फिर से पेश किया जाएगा। इमरान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला लिया था, यानी इस प्रस्ताव को खारिज करने का, उसे गलत बताया गया। उस फैसले को पलट दिया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत बड़ा फैसला। और आपको बता दें कि अब से बस कुछ ही देर पहले एबीपी न्यूज ने बात की थी इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान से। क्या कुछ उन्होंने कहा था, सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है, और इसी पर बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रेहम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन बोल्ड किया है इमरान खान को, आप अपने अनुभव से क्या बताएंगी? इमरान खान क्या महसूस कर रहे होंगे आज? देखिए, गुज़िश्ता हफ्ते से बात कर रहे हैं कि क्या वो ग्रेस से जाना पसंद करेंगे, क्या ग्रेसफुल तरीका या जो आइन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, क्या वो अपनाएंगे वही डिस्प्लेस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। लेकिन हमने देखा कि वो इतनी बिसात नहीं रखते कि वो ऐसा काम करें जिसमें मुल्क का, कौम का, अपने लोगों का और रियासत का मफाद हो। उन्होंने एक जिद्दी अड़ियल बच्चे की तरह बिहेव किया, और जो रही सही साख थी, जो रही सही कोई भी क्रेडिबिलिटी थी, उसको भी खाक में मिला दिया। अब बहुत बुरी तरह से बेइज्जत होके जा रहे हैं। उस दिन भी उनका मसला सिर्फ ये था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 177 यानी 177 मेंबर्स उनके खिलाफ वोट डालने को राजी थे, और उनको ये बर्दाश्त नहीं कि एक वोट भी उनके खिलाफ पड़े। तो चूंकि वो अना के और तकब्बर के इतने एक पुतले हैं कि वो महसूस नहीं कर सकते कि क्या ह्यूमिलिटी से या ग्रेस से किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए। और ये कौम, उनकी लेगेसी जो रह गई है वो सिर्फ एक बुली की, एक ऐसे शख्स की जो कि सिर्फ बदमाशी करना चाहता है, अपनी मर्जी मनवाना चाहता है। तो आज बहुत ही एक बड़ा सबक है पूरी कौम के लिए और सियासतदानों के लिए भी, कि जब भी आप इस तरीके से बुली करते हैं या गलत बात पे अड़ जाते हैं तो हमेशा आपकी जीत नहीं होती। जब इत्तेफाक से, इत्तेहाद से लोग काम करते हैं तो फिर बुली को हरा दिया जाता है। तो आज आई थिंक कि द डेमोक्रेट्स जो जमहूरियत पसंद हैं, दे हैव बीन विंडिकेटेड। और वो लोग जो कि जानते थे कि ये गैर संजीदा और एक बहुत ही स्पॉइल्ड ब्रैट है, we've all been vindicated। रेहम, आपको क्या लगता है? रेहम, आपको क्या लगता है इमरान खान क्यों इस हकीकत को देख नहीं पा रहे थे? वो क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि अगर वो पाकिस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर उन्हें माफ नहीं किया जाएगा, कहीं ना कहीं उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी? देखिए, साफ सी बात है कि हमारे मुल्क में 74 साल से, 74 ईयर्स से ऐसा हमने देखा है कि जो जस्टिस सिस्टम है उसका पे बहुत आम लगे हैं। हमने देखा है कि नज़र ज़रूरत की बात हुई है, तो हमने देखा कि हमेशा जमहूरियत को के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और कोई ना कोई ऐसा फैसला आया है जो कि जमहूरियत के या आइन के खिलाफ वर्जी करता है। तो बहुत से लोगों को आज भी एतमाद नहीं था, यकीन नहीं था। यही बातें चल रही थी कि दोबारा वो बात ना हो जाए। देखिए, ये मुल्क ऐसा है जहाँ 4 अप्रैल की तारीख बहुत ही खतरनाक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, और 4 अप्रैल को जब यहाँ पे अदलिया बैठी है, जब वो मोटो उन्होंने लिया, तो मेरा ख्याल है बहुत से लोग इतने मायूस हो चुके थे कि इंसाफ क्या हो भी सकता है कि नहीं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है इमरान अब आपको यहाँ से आगे इमरान खान का भविष्य क्या नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या इमरान खान, आपको लगता है पाकिस्तान छोड़ देंगे, या फिर इमरान खान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई? आपको क्या लग रहा है आगे? देखिए, इमरान खान को छोड़ना ही उनका बनता है, क्योंकि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आज पीटीआई क्योंकि पार्टी नहीं थी, उसका जनाजा निकला है, और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, आप देखेंगे वो कैसे नजरें फेरेंगे। तो इमरान के लिए तो बेहतर है कि वो मुल्क छोड़ दें। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो मुल्क का उन्होंने खसारा किया है, जो मुल्क को उन्होंने तबाह किया है, उनको जाने नहीं दिया जाना चाहिए। उनका भी एहतसाब होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि करप्शन की जो दास्तानी है अभी तो खुली नहीं है, और इस वजह से मैं समझती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया रेहम।
रेहाम खान को आप सुन रहे थे। दरअसल पूरा पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता से परेशान है, हिंदुस्तान बढ़ती महंगाई से, और पूरे उत्तर भारत में आपको पता है कि इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। तो इस तपती गर्मी से राहत के लिए आप अक्सर नींबू पानी या शिकंजी का सहारा लेते होंगे, लेकिन प्रचंड महंगाई का आलम तो यह है कि अब लोगों को नींबू भी मयसर नहीं। एक एक नींबू आज 15 से 20 रुपए का मिल रहा है। उधर पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी का भी ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। तो सवाल यह कि आखिर हर दिन बढ़ती महंगाई क्या आने वाले दिनों में थमेगी या आम लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है? जो जवाब सरकार के मंत्रियों से मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि फिलहाल महंगाई पर लगाम लगाने का कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर घंटी जरूर बजाएं। मोदी सरकार ये सरकार फिर से दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। काम धाम है नहीं और सीएनजी का रेट बढ़ते जा रहा है। दिन में 3 बार फुल टैंकी करवाना पड़ रही है। जो हम कमा रहे हैं वो सीएनजी में लगा रहे हैं। बंद करनी पड़ेगी गाड़ियों को और क्या करना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ी है और उसके बाद सीधा असर देखने को मिल रहा है सब्जियों पर। जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है तब से सब्जियों के रेट आसमान में हो गए। किसी जमाने में नींबू को नजर उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सब्जियों में नींबू को ही नजर लग गई। जयपुर के बाजारों में इस वक्त नींबू 320 से लेकर 350 रुपए किलो तक बिक रहा है। देखने वाला काम हो गया कि देखो और 2 नींबू ले लो बस मजबूरी के लिए। आम आदमी तो इस वक्त मरने की कगार पे आ गया। श्रीलंका का जो हाल हो रहा है वैसा यहाँ देखने को मिल जाएगा अगर यही हाल रहा तो। महंगाई के मार के दर्द से हर कोई कराह रहा है। जो पेट्रोल की गाड़ी चलाता है वो रो रहा है। रोज रोज तो भाव बढ़े जा रहे हैं, एक बार मतलब अभी तो चल के आना पड़ेगा। जिसने डीजल की गाड़ी ली वो पछता रहा है। डीजल भैया रेट डेली बढ़ जा रहा, पहले जितना चलती थी इतना नहीं चल रही गाड़ी। और अब तो सीएनजी वालों से भी दर्द सहा नहीं जा रहा। हमने गलती करी सीएनजी लेके। हमने सीएनजी गाड़ी किस लिए ली थी? इसीलिए ली थी कि भाई चलो कॉस्टिंग कम आती है तो अपना हम सफर कर लेंगे कम पैसों में। लेकिन अब तो इतना बुरा हाल हो गया कि घर चलाना अब सीएनजी भरवाए गाड़ी चलाए, क्या करें? ऐसा लगता है कि तेल कंपनियां लोगों के साथ कोई गेम खेल रही है। कभी लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाते हैं, कभी सीएनजी की महंगाई का मीटर चालू कर दिया जाता है। आज पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े तो सीएनजी लगातार दूसरे दिन 2.5 रुपए महंगी हो गई। सिर्फ 4 दिनों में सीएनजी के दाम 7.5 रुपए बढ़ चुके हैं। बहुत परेशानी हो रही है, किराया बढ़ नहीं रहा, सीएनजी के दाम बढ़े जा रहे हैं, पेट्रोल के भी दाम बढ़ रहे हैं, सबके दाम बढ़े जा रहे हैं, महंगाई बहुत होती जा रही है, परेशानी हो रही है। गरीब आदमी का जीना दुश्वार है। कस्टमर कहता है इतनी गर्मी पड़ रही है एसी फुल रखो। जहां हमारी गाड़ी सर्दियों में 200 किलोमीटर चलती थी अब 150 किलोमीटर नहीं चल रही है फुल टैंकी में। पहले 1000 रुपए कमाते थे तो चलो 300 की सीएनजी लगती थी, अब 700 रुपए की सीएनजी लग रही है क्योंकि कस्टमर एसी के बिना बैठता ही नहीं है। मैंने 45,000 रुपए का काम किया, ठीक है, जिसमें से मैंने 11,000 रुपए की सीएनजी डलवाई, ठीक है, 5,000 रुपए मैंने गाड़ी में लगाए, उसके बाद गाड़ी की किस्त भी है। आप लगा लो कि मैं क्या कमा रहा हूँ और क्या बचा रहा हूँ। सीएनजी के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी का नतीजा ये है कि पहले जिस रेट पर डीजल मिला करता था अब सीएनजी के लिए उतनी कीमत देनी पड़ रही है। जैसे मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में सीएनजी के दाम 88 रुपए 10 पैसे पर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में 83 रुपए 53 पैसे, लखनऊ में 80 रुपए 80 पैसे,
हरियाणा के रेवाड़ी में 79 रुपए 57 पैसे, गुरुग्राम में 77 रुपए 44 पैसे और नोएडा गाजियाबाद में 71 रुपए 67 पैसे। सीएनजी महंगी होने के कारण कैब वाले अब सवारियां ले नहीं रहे और ऑटो वाले मनमाना किराया ले रहे हैं। एज अ स्टूडेंट मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है फ्रॉम होम टू कॉलेज और मेरा डिस्टेंस बहुत है, मैं द्वारका से आती हूँ, तो उसके लिए मेरे को मेट्रो से आना पड़ता है। बिकॉज मैं सोचती हूँ कि बाय बस जाऊँ, बाय बस तो बहुत अच्छा है फैसिलिटी कि हम फ्री में जा सकते हैं विमेंस के लिए, बट स्टिल अगर मैं बस से आऊँगी तो मैं टाइम में कॉलेज नहीं पहुँच पाऊंगी, तो उसके लिए मेरे को मेट्रो से आना पड़ता है और मेट्रो का डेली का खर्चा मेरा बहुत आ जाता है, मतलब तो वो एक्सपेंस बचाने के लिए भी मैं आजकल पैदल आना स्टार्ट करी हूँ। पहले मैं रिक्शे से आती थी। रोड डे बाय डे महंगाई बढ़ रही है, तो हम अपने घर वालों को भी नहीं बोल सकते कि जो जितना बजट है उसके बियॉन्ड हमें दो। तो एक तरफ पेट्रोल डीजल सीएनजी के बढ़ते दाम और दूसरी तरफ इसके कारण बढ़ती महंगाई। हालत ये है कि नजर से बचाने वाले नींबू पर भी महंगाई की नजर लग गई है। तो मेरे हाथ में जो नींबू इस वक्त है, अगर इस एक नींबू की हम कीमत की बात करें तो लगभग 16 रुपए का ये नींबू है। जयपुर के बाजारों में इस वक्त नींबू 320 से लेकर 350 रुपए किलो तक बिक रहा है। तो आज अभी 2 दिन पहले 400 रुपए किलो नींबू थे, तो फिर अभी आज कल से टुडे सर पता ही नहीं पड़ रहा है इस बार क्यों महंगे। हमारा खुद को भी पता नहीं पड़ रहा क्यों महंगे, समझ में नहीं बैठ रहा कुछ। सब्जियां सभी महंगी है। हमारे 20-25 किलो रोज का पत्ती अभी आई 8-10 किलो पे आ गए। जयपुर में नींबू के दाम 400 रुपए किलो तक जा पहुंचे हैं। देश के दूसरे इलाकों में भी नींबू लोगों की जेब निचोड़ रहा है। किसी जमाने में नींबू को नजर उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सब्जियों में नींबू को ही नजर लग गई है। यकीन मानिए कोलकाता में 10 रुपए का एक नींबू बिक रहा है और इसे जो नजर लगी है उसे ये नहीं समझ पा रहे हैं न दुकानदार न ही खरीदने वाले कि आखिरकार हुआ क्या है। 500 का बजट था, आई थॉट इट विल बी डन, 500 में हो जाएगा, 1300 का बिल आया है। पहले बाजार करने जब आते थे तो पैसा जितना लगता था उससे बैग थोड़ा मतलब बड़ा होता था, पर अभी जो हालत है उसमें बैग छोटा आता है पर पैसा ज्यादा लाना पड़ता है। नींबू भले ही महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन दूसरी सब्जियां भी पीछे नहीं। दिल्ली में सब्जी और फलों की बड़ी थोक मंडी गाजीपुर में भिंडी 80 रुपए किलो तो शिमला मिर्च 200 रुपए किलो बिक रही है, जिसका असर ये कि खुदरा बाजार में पहुंचते पहुंचते सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगती है। दिन प्रतिदिन प्याज टमाटर सब्जियां जो है बहुत महंगी होती जा रही हैं और हम लोगों का अब जो बेसिक सैलरी है अपने फैमिली को हम पाल नहीं पा रहे हैं ढंग से। और डीजल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो भाड़ा बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा तो मंडी का रेट वैसे ही बढ़ जाएगा सब्जी का। मंडी से आज लेके आ रहे 100 रुपए किलो और कल वही चीज मिल जा रही 150 रुपए किलो। अब यहाँ बताते हैं तो उससे कस्टमर लड़के चला जाता है, क्या करें। सब्जियों की महंगाई देखते हुए अगर आप सब्जी छोड़कर चटनी से काम चलाना चाहें वो भी मुश्किल है, क्योंकि कच्चा आम भी अच्छा खासा महंगा हो चुका है। सब्जियों के साथ फल भी महंगे हो चुके हैं। केला 60 से 70 रुपए दर्जन तो संतरा 80 से 100 रुपए में बिक रहा है। दुकानदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सभी सब्जियां और फल और महंगे होंगे। इस महंगाई की वजह क्या है, समझिए जानकारों से। देखिए, सब्जी और खाद्य पदार्थ, इन पर जो आवाजाही का कॉस्ट आती है जिसको हम फ्रेट कॉस्ट कहते हैं, तो जब भी डीजल की खासकर कीमत बढ़ती है तो उसको अंग्रेजी में हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब डीजल की जो महंगाई का भार है वो होलसेलर्स, रिटेलर्स और अगर कोई दूसरी मैन्युफैक्चर करे जाने वाली चीज है तो मैन्युफैक्चरर्स और ट्रांसपोर्टर्स ये ग्राहक के ऊपर डाल देते हैं। कुछ हद तक ये अपने ऊपर लेते हैं, पर जब वो ज्यादा बढ़ती है तो वो ग्राहकों के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं कि जिस रफ्तार से खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ रही हैं वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा तेज है। वेजिटेबल्स के भाव में भी काफी बड़ा जंप आया। रिसेंटली हमने देखा कि आरबीआई ने भी इसके ऊपर स्टेप्स लेने की बातें की है। ओवरऑल पेट्रोल डीजल जब बढ़ता है, क्योंकि जब माल ढुलाई महंगी होती है तो इसका इम्पैक्ट सभी प्राइजेस पे हम पड़ते हुए देखते हैं। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन है वो हमारे साथ अगले 2-3 महीने और रहेगा जब तक क्रूड के प्राइजेस में कोई मटेरियल। सब्जियों की महंगाई की एक वजह मौसम की मार के कारण उत्पादन की कमी भी है। वहीं कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर जानबूझकर सप्लाई का संकट पैदा कर देते हैं जिससे दाम बढ़ाए जा सकें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।